हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस नई भर्ती में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे। यह वीडियो प्रतिदिन सुबह 8 बजे अपलोड किया जाता है और इसके साथ साथ किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसका वीडियो शाम 3 से 4 बजे के बीच में अपलोड किया जाता है। तो अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वह कौन सा अलंकार होता है? तो एक बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो उसमें छेकानुप्रास अलंकार होता है। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि सोना, चांदी, तांबा और लोहा में सबसे अधिक टन कौन सा होता है? तो इसमें सबसे अधिक जो टन है कौन सा होता है? तो सबसे अधिक टन सोना होता है। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि सोना सबसे अधिक तन्य धातु होता है। सोना 11वें वर्ग का आईवी वर्ग तथा 5वें आवर्त का धातु होता है। इसकी परमाणु संख्या 79 एवं द्रव्यमान संख्या 197 होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सोना का अयस्क काल्वेराइट और सिल्वेराइट होता है। तांबे का अयस्क क्यूपराइट, कॉपर ग्लास एवं कॉपर पाइराइट होता है। चांदी का अयस्क स्टिफेनाइट, रूबी सिल्वर और हार्न सिल्वर होता है। तीसरा प्रश्न है कि विगत दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है? तो चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक जो सिद्धांत है वह कौन सा रहा है? तो इसका मार्गदर्शक सिद्धांत कम्युनिस्ट दर्शन रहा है। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। चीन में लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पे गणराज शासन है। वर्ष 1949 ईस्वी में अभी तक चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती आ रही है। चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक हैं? तो भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन है? तो इसका प्रमुख सुलेखक जो है पी.वी. नारायण राजजादा हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा देश अपनी आकृति के कारण ईंट कहलाता है? तो इनमें कौन सा जो देश है अपनी आकृति के कारण ईंट कहलाता है? तो ईंट कहलाने वाला जो देश है इटली है। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादन देश है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। वो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। ईरान की राजधानी तेहरान है तथा मुद्रा रियाल है। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और इसका मुद्रा जो है रुपया है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और इसका मुद्रा जो है न्यू शेकेल है। छठा प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। इसमें दिया गया है कि इंडिया इज कंट्री ऑफ विलेज। इसका क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है बी सही है। भारत गांवों का देश है। इसका उत्तर बी सही है। सातवां नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। इसमें दिया गया है कि आई सेड टू हिम वर्क हार्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है बी सही है। आई एडवाइडेज हिम टू वर्क हार्ड हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द वेस्ट सफिक्स। इसमें दिया गया है कि वेयर आर योर वैग एंड वैग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर एज हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट द परफिक्स। इसमें दिया गया है कि द आर्मी फाइनली सेलेडेड। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर रे हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट द स्पेलिंग। इसमें कौन सा स्पेलिंग सही दिया गया है? इसमें सही जो स्पेलिंग दिया गया है इसका आंसर ए हो जाएगा। नेसेसरी जो है इसमें यह सही लिखा गया है तो इसका आंसर ए सही है। 11 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में वे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? तो ऋणात्मक रूप से आवेशित होने वाला इनमें से कौन सा कण है? तो इनमें से इलेक्ट्रॉन है। इसका आंसर नंबर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। इसमें और प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 × 10⁻31 गीगाग्राम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻27 गीगाग्राम होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित रहते हैं। प्रोटॉन धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन जो है यह उदासीन कण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक जो है कौन सा पदार्थ है? तो सूक्ष्म पोषक जो है इसमें से बोरान हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो कौन सा जो शर्करा है इसके लिए ऊर्जा प्रदान करता है? तो ऊर्जा प्रदान करने वाला ग्लूकोज है। इसका आंसर जो है डी सही है। इसमें और प्रश्न है कि ग्लूकोज का सूत्र
C6H12O6 होता है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है जो स्टार्च से प्राप्त होता है। ऊर्जा की मात्रा कैलोरी होता है। कठिन कार्य करने वाले पुरुष को 3600 कैलोरी एवं स्त्री के लिए 3000 कैलोरी की आवश्यकता होता है और हल्का कार्य करने वाले को 2100 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में वह कौन सा पौधा है जो बीजाणु स्पोर्स के जरिए प्रजनन करता है। तो बीजाणु स्पोर्स के जरिए प्रजनन करने वाला कौन सा पौधा है? तो यह पौधा जो है धनिया है। इसका आंसर बी सही है। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो इसका सर्वोत्तम स्रोत सिट्रिक फल है। इसका आंसर जो है डी सही है। इसमें और प्रश्न है कि नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ इस सब में विटामिन सी पाया जाता है और सबसे पहले विटामिन सी का खोज किया गया था और फंक के द्वारा विटामिन का खोज 1912 ईस्वी में किया गया था। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है और विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया होता है और विटामिन डी की कमी से रिटेक्स होता है और विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया होता है। इसमें और नेक्स्ट प्रश्न है कि आकलन शब्द का विलोम क्या है? तो आकलन शब्द का विलोम क्या होता है? तो आकलन शब्द का विलोम समाकलन होता है। इसका आंसर जो है सी सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि जो काल के परे हो, तो जो काल के परे हो क्या हो जाएगा? तो यह कालातीता हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी सही है। भारत है भावना दाह जग जीवन का हरने की, यह जो पंक्ति है किनकी है? यह पंक्ति किनका है? तो यह पंक्ति दिनकर जी का है। इसका आंसर जो है ए सही है। 19 नंबर प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत का देहांत कब हुआ था? तो सुमित्रानंद पंत का देहांत कब हुआ था? तो इनका देहांत 1977 ईस्वी को हुआ था। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका उत्तर जो है सी कर लीजिएगा, 1977 ईस्वी को। इसका उत्तर सी हो जाएगा, 1977 ईस्वी को। 20 नंबर प्रश्न है कि कविता कौमुदी के कवि हैं। तो कविता कौमुदी के कवि कौन है? तो इसका कवि जो है, इसका कवि राम नरेश त्रिपाठी हैं। इसका आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स तथा एक्स को छूता है तो पिंड का गतिशील क्या होगा? तो पिंड का जो गतिशील है क्या हो जाएगा? तो इसका गतिशील समान त्वरण रहेगा। इसका आंसर जो है ए सही है। 22 नंबर प्रश्न है कि एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरित चाल से रोल करता है तो पहिए पर अधिकतम रैखिक वेग वाला बिंदु क्या होगा? तो पहिए पर अधिकतम रैखिक वेग वाला जो बिंदु है क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। पहिए का जमीन के साथ संपर्क वाला बिंदु हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 23 नंबर प्रश्न है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो नकारात्मक त्वरण जो है यह किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो यह वेग के विपरीत होता है। इसका आंसर जो है ए सही है। इसमें और प्रश्न है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर पर प्रति वर्ग सेकेंड होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण एक सदिश राशि है। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है? तो किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग जो है अधिकतम होता है? तो अधिकतम जो है एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना जो है इसी का वेग अधिकतम होता है। तो इसका आंसर जो है डी सही है। 25 नंबर प्रश्न है कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड जो है किस स्थिति में होता है? तो यह भारहीनता होता है। इसका आंसर जो है सी सही है। निम्न में कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है? तो राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में किसे माना जाता है? तो संवैधानिक विधि को माना जाता है। इसका आंसर जो है डी सही है। इसमें और प्रश्न है कि मौलिक अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार में शामिल संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या अब 6 रह गया है। निम्न में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा का पाठ कहा था? तो अनुच्छेद 356 को सुरक्षा का पाठ किनके द्वारा कहा गया है? तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर जो है ए सही है। इसमें और प्रश्न है कि अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसे राज्य आपात या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम 1951 में पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। 28 नंबर प्रश्न है कि धारा रेखीय प्रवाह किस प्रकार के द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है? तो किस प्रकार के द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है?
तो यह निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता के लिए होता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही दिया गया है। श्यानता तरल के परतों के बीच लगने वाला घर्षण बल है। श्यानता तरल के परतों के गति का विरोध करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लकड़ी के गुटका को 2/3 जल में डुबोकर तैर रहा है, तो इसका अपेक्षित घनत्व क्या हो जाएगा? इसका अपेक्षित घनत्व क्या होगा? तो इसका अपेक्षित घनत्व जो है 2/3 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही दिया गया है। 30 नंबर प्रश्न है कि 1 मिली बार बराबर होता है, तो 1 मिली बार बराबर कितना होता है? तो 1 मिली बार बराबर 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका उत्तर जो है ए सही दिया गया है। इसमें और प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब का स्थायी मात्रक पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। वायुमंडलीय दाब की गणना सर्वप्रथम टॉरिस चेरी ने किया था। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई पर जाने पर दाब घटता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई आती है। वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण फाउंट पेन में स्याही रिस जाता है। पास्कल का जो नियम है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक जैक, ब्राह्म पेस्ट, ये सब जो है इसे पास्कल का नियम से संबंधित है। और द्रव का दाब से संबंधित नियम पास्कल ने दिया था। 31 नंबर प्रश्न है, यहाँ से मैथ का प्रश्न है। इसका आंसर जो है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। 3/1/12 दिया गया था, इसका आंसर सी सही है। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस हाइड्रोजन का कवचनांक उच्च होता है? तो किस हाइड्रोजन का कवचनांक जो है उच्च होता है? तो उच्च कवचनांक जो होता है आयोडीन का होता है। इसका आंसर जो है ए सही है। इसमें और प्रश्न है कि आयोडीन का ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। आयोडीन ठोस धातु होता है, ठोस अधातु होता है। आयोडीन में धातुई चमक भी पाया जाता है। समुद्रीय क्षेत्रों में आयोडीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। सभी हाइड्रोजन रंगीन होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के 17 वर्ग में पाया जाता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? तो एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। इसका आंसर जो है ए सही दिया गया है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और 1 मिली बार बराबर 10⁻² पास्कल होता है। 34 नंबर प्रश्न है कि राज व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो राज व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है, यह कथन प्लेटो का है। इसका उत्तर जो है डी सही दिया गया है। यदि वायु प्रतिरोध को नग्न माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या हो जाएगा? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो है क्या होगा? कि इसका योग जो है स्थिर रहता है। इसका आंसर जो है डी सही दिया गया है। 36 नंबर प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के जीवन पर आधारित है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है यह किस पर आधारित है? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, इन्हीं के जीवन पर आधारित है। तो इसका आंसर जो है ए सही दिया गया है। इसमें और प्रश्न है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ सर्वप्रथम गुजराती भाषा में लिखा गया था। महात्मा गांधी ने इस पुस्तक में लिखी है कि मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। महात्मा गांधी हिंद स्वराज जहाज में यात्रा के दौरान 1909 ईस्वी में लिखा था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। विंग्स ऑफ फायर जो है यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बतलाना है। तो होने वाली परिवर्तन के प्रकार क्या है? तो इसका प्रकार रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। इसका आंसर जो है बी सही दिया गया है। जैसे और भी हैं कि सितार जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल जो है यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 38 नंबर प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है तो इसको बनाइएगा जरूर। इसका उत्तर जो है 38 का 17% हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 39 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर ए हो जाएगा, 513 हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अर्ध धातु नहीं है? तो इसमें से अर्ध धातु कौन सा नहीं है? तो इनमें से अर्ध धातु जो है क्लोरीन नहीं है। इसका ऑप्शन जो है सी सही दिया गया है। क्लोरीन 17 वर्ग के तत्व है। यह एक अधातु है जिसकी परमाणु संख्या 17 होता है। उपधातु को अर्ध धातु कहा जाता है। उपधातुओं की संख्या 7 है। क्लोरीन हाइड्रोजन समूह के सदस्य है। क्लोरीन बहुत ही विषैला गैस होता है जो फूलों को जो रंग होता है उसे उड़ा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण पर प्रभावित किए जाते हैं।
तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जो है या अल्फा कण किस पे प्रभावित किया जाता है? तो यह स्वर्ण पे प्रभावित किया जाता है। इसका आंसर जो है सी सही दिया गया है। इसमें और प्रश्न है कि रदरफोर्ड ने नाभिकीय सिद्धांत दिया था। रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में परमाणु की आंतरिक संरचना बताया था। रदरफोर्ड के द्वारा किए गए प्रयोग को रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन स्वर्णपाती प्रयोग कहा जाता है। प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। बोर ने स्थैतिक ऊर्जा का सिद्धांत दिया था। 42 नंबर प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है, इसको हल कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है ए सही है, 9/14 हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, किसी पौधे के वनस्पतिक भाग होते हैं। तो किसी पौधे के वनस्पति भाग क्या होते हैं? इसका वनस्पति भाग जड़, तने और पत्तियां होता है। इसका आंसर जो है ए सही दिया गया है। थियोफ्रेटस की वनस्पतियां वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थाइलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। ब्रायोफाइटा जो है यह समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। 44 नंबर प्रश्न है, इसका स्थानीय मान निकालना है 6 का, इसको बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। इसका आंसर 6006 हो जाएगा, इसका उत्तर डी हो जाएगा। और 45 नंबर जो है इसका आंसर बी दिया गया है, 23 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा? तो फुटबॉल विश्व कप 2026 का मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका मेजबानी जो है यह अमेरिका के द्वारा किया जाएगा। यह 3 देशों के साथ मेजबानी किया जाएगा। इसमें एक देश दिया गया है अमेरिका, तो इसका उत्तर जो है डी सही है। 2018 में फुटबॉल विश्व कप रूस में हुआ था और 2022 में फुटबॉल विश्व कप कतर में हुआ था। प्रथम फुटबॉल विश्व कप उरुग्वे ने जीता था, जो 1930 ईस्वी में जीता था। और 2018 का फीफा कप जो है यह फ्रांस के द्वारा जीता गया था। 2022 में फीफा कप अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। फीफा कप फुटबॉल का सबसे बड़ा कप है। विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। और जो 2026 का जो खेल किया जाएगा यह अमेरिका के द्वारा मेजबानी किया जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, 13 मीटर हो जाएगा। 48 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर ए हो जाएगा, 1/3 दिया गया है। 49 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर बी हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और इसका बहुलक निकालना है, तो बहुलक में जो सबसे बड़ा होता है वही आंसर हो जाता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, 75 इसका आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह अफीम किस देश को भेजता था? तो यह जो है चीन को अफीम भेजता था। इसका उत्तर जो है डी सही दिया गया है। इसमें और प्रश्न है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। अफगानिस्तान में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता था। अंग्रेज और चीन के बीच अफीम को लेकर 2 युद्ध हुए थे। प्रथम अफीम युद्ध 1839-42 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ था? तो यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ था? तो यूरोप में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का उदय हुआ था। इसका आंसर जो है ए सही दिया गया है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1958 में किया गया था। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। 53 नंबर प्रश्न है कि यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो यूरोप में कागज बनाने का पहला जो कारखाना है यह कहाँ खोला गया था? तो यह कारखाना जर्मनी में खोला गया था। इसका उत्तर जो है सी सही दिया गया है। इसमें और प्रश्न है कि बेलनाकार प्रेस का आविष्कार रिचर्ड एम ने किया था। भारत में प्रथम छापाखाना की स्थापना 1556 ईस्वी में गोवा में किया गया था। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन के द्वारा किया गया था। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? तो डचों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी जो है कहाँ स्थापित किया था? तो यह मसूलीपट्टनम में किया गया था और दूसरा जो है पुलिकट में किया गया था। डच भारत में 1602 ईस्वी में आया था। बिद्रा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था। इसने अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया था। 55 नंबर प्रश्न है कि पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 के किसके बीच शुरू किया गया था? तो टेलीग्राफ जो है सबसे पहले किसके बीच शुरू किया गया था? तो यह कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू किया गया था। इसका आंसर जो है डी सही दिया गया है। इसमें और प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था। भारत में पहली बार प्रायोगिक तौर पर 1851 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच टेलीग्राफ की शुरुआत किया गगया था। रेल डाक सेवा की शुरुआत 1854 ईस्वी में किया गया था। 1854 में टेलीग्राफ आम लोगों की सेवा के लिए खोल दिया गया था। 1865 में भारत और ब्रिटेन के बीच समुद्री टेलीग्राफ की शुरुआत किया गया था। 56 नंबर प्रश्न है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के प्रतिपादक कौन थे? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका प्रतिपादक लॉर्ड डलहौजी थे। इसका आंसर जो है डी सही दिया गया है। इसमें और प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज हड़प नीति के तहत
सर्वप्रथम 1848 में सतारा को अपनाया था। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को अंग्रेजी राज में विलय कर लिया था। लॉर्ड डलहौजी की व्यापक नीति के द्वारा राज्य के उत्तराधिकारी पुत्र नहीं थे, उनके राज्य को ब्रिटिश भारत राज्य में विलय कर लिया था। 1857 के सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण था। डलहौजी का व्यापक नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प का नीति था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो राजा खारवेल का नाम हाथी गुफा लेक के साथ जुड़ा हुआ है। इसका आंसर जो है सी सही दिया गया है। 58 नंबर प्रश्न है कि लोनार झील कहाँ अवस्थित है? तो लोनार जो झील है यह कहाँ अवस्थित है? तो यह झील महाराष्ट्र में स्थित है। इसका उत्तर जो है सी सही दिया गया है। डिंडवाना झील राजस्थान में है, राजसमंद झील ये भी राजस्थान में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, भीमनाड झील केरल में है, खुरपताल झील उत्तराखंड में है, मालाताल झील उत्तराखंड में है, अष्टमुडी झील केरल में है, डिंडवाना झील राजस्थान में है। 59 नंबर प्रश्न है कि जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा होता है? तो जाड़ों के समय में किस ओर से चक्रवात आता है और भारत में वर्षा होता है? तो यह उत्तर पूर्व से जब चक्रवात आता है तो भारत में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में वर्षा होता है। इसका उत्तर जो है ए सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है? तो कौन सा जो गैस है परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है? तो परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करने वाला ओजोन है। इसका आंसर जो है सी दिया गया है। इसमें और प्रश्न है कि ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण 25 से 35 किलोमीटर के बीच है। ओजोन परत का खोज 1913 में चार्ल्स फैबरी एवं हेनरी ब्यूसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ओजोन गैस O3 एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना है। भारतीय रेलवे का डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्क्स निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? तो डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है किस शहर में स्थित है? तो यह बनारस में स्थित है। इसका आंसर जो है सी सही दिया गया है। ऐसे इसमें और प्रश्न है कि रेलवे की शुरुआत भारत में 16 अप्रैल 1853 को किया गया था, जो थाने से मुंबई के बीच 34 किलोमीटर रेलगाड़ी सर्वप्रथम भारत में चलाया गया था। भारत में 1925 में प्रथम रेल विद्युतीकृत सेवा शुरू हुआ था। असम में 2516 किलोमीटर रेल मार्ग की लंबाई है। 1924-25 के बजट में रेल बजट को साधारण बजट से अलग कर दिया गया था। 2017 के बजट से रेल बजट को साधारण बजट के साथ विलय कर दिया गया है। 62 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में किस हिमनद से निकलता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह किस हिमनद से निकलता है? तो यह चेमांगयुंगडुंग से निकलता है। इसका आंसर जो है डी सही दिया गया है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलता है, जिसकी ऊंचाई 5150 मीटर है। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 916 किलोमीटर है, जबकि इसका कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। गंगोत्री हिमनद से गंगा निकलती है और यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? तो क्षोभ मंडल की सघनता जो है कब बढ़ जाता है? तो इसकी सघनता शीत ऋतु में बढ़ जाता है। इसका आंसर जो है बी सही दिया गया है। इसमें और प्रश्न है कि शीत ऋतु में नमी अधिक होने के कारण जलवायु अधिक सघनन हो जाती है, जिस कारण क्षोभ मंडल की सघनता बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचली वाली परत है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होता है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कॉफी अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। इसका आंसर सी सही है। इसमें और प्रश्न है कि कहवा का अधिकतम उत्पादन ब्राजील में होता है। ब्राजील को कहवा का पात्र कहा जाता है। ब्राजील का साओ पाउलो को कहवा की मंडी कहा जाता है। सेंटाउन कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख पतन है। कहवा एक पेय पदार्थ है। भारत में कहवा, अरेबिका और रोबस्टा किस्म की मुख्य कॉफी उगाई जाती है। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टियाँ सबसे अधिक पाई जाती है? तो सुंदरवन क्षेत्र में सबसे अधिक मिट्टियाँ कौन सी पाई जाती है? तो सबसे अधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। इसका आंसर जो है डी सही है। इसमें और प्रश्न है कि गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टाई क्षेत्र सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता है। भारत का प्रमुख मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को भारत में 8 भागों में बांटा है। लाल मिट्टी अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होता है, और चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाया जा सकता है। 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1959 में किया गया है। 66 नंबर प्रश्न है
निम्न में से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, फ्रेडरिक टेलर का नाम जुड़ा हुआ है। इसका आंसर सी सही है। वैज्ञानिक प्रबंधन को टेलरवाद या टेलर पद्धति भी कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग 1910 ईस्वी में लुई ब्रेंडिस ने किया था। टेलर के अनुसार प्रबंधन सच्चा विज्ञान है जो सुनिश्चित विधियों, नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित है। ग्रैंड ट्रैंक रोड किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रैंक रोड जो है किस नाम से जाना जाता है? तो यह NH1 और NH2 के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर जो है ए सही है। NH1 जो है यह दिल्ली से अमृतसर तक जाता है और NH2 जो है यह दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। NH2 का नाम अब NH19 कर दिया गया है। ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसकी लंबाई 3775 किलोमीटर है। जीरो माइल स्टोन नागपुर में स्थित है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था। नबार्ड की स्थापना कब किया गया है? तो नबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ है। इसका आंसर जो है सी सही दिया गया है। इसमें और प्रश्न है कि नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। नबार्ड कृषि क्षेत्र की शीर्ष वित्तीय संस्था है। शिवरमन समिति की रिपोर्ट पर नबार्ड की स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में किया गया है। सिडबी की स्थापना अप्रैल 1990 में स्थापित किया गया था। 69 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है पहली बार किनके द्वारा किया गया था? तो इसका आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही दिया गया है। इसमें और प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताते थे। स्वतंत्र भारत में प्रथम आय समिति 1949 में बनाया गया था। CSO की स्थापना 1951 में किया गया था। इसका अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। NSO की स्थापना CSO के विलय के द्वारा 2019 में किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया गया है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का गणना जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो इसकी गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर जो है बी सही दिया गया है। इसमें और प्रश्न है कि CSO की स्थापना 2 मई 1951 में केंद्रीय सचिवालय ने किया था। भारत में सांख्यिकी के जनक PC महालनोबिस को माना जाता है जिनका जन्म 29 जून को हुआ था। इसीलिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या होता है? तो इसका प्राचीनतम रूप वस्तु मुद्रा है। इसका उत्तर जो है सी सही दिया गया है। भारत में प्राचीनतम सिक्का आहत सिक्का है। भारत में सर्वप्रथम इंडो ग्रीक मुद्रा में सोना का सिक्का जारी किया गया था। सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्टिक लॉजी कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया था। इसका आंसर जो है सी सही दिया गया है। 73 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? इनमें से संवैधानिक संस्था कौन नहीं है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है यह संवैधानिक संस्था नहीं है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, यही गलत दिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने और कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम क्या है? तो कंघे, खिलौने और कटोरे बनाए जाते हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम पॉलीस्टाइरीन है। इसका आंसर जो है बी सही दिया गया है। पॉलीस्टाइरीन एक बहुलक है। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा के नाम से जाना जाता है। मरकरी का प्रयोग थर्मामीटर, सिंदूर बनाने तथा अम्लागल बनाने में किया जाता है। हीरा का उपयोग कांच को काटने में किया जाता है। 75 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस है जिसे लंग्स में गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? तो गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है वह कौन सा गैस है? तो वह गैस हीलियम है। इसका आंसर जो है सी दिया गया है। गोताखोर जल के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग करता है। समुद्री दूरी नॉटिकल मील से मापी जाती है। नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर होता है और किलोमीटर में 1.852 होता है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो इसका लेखक दिनकर हैं। इसका आंसर जो है ए सही दिया गया है। राष्ट्रकवि दिनकर थे। 77 नंबर प्रश्न है कि पंथ की काव्य संग्रह उच्छ्वास कब प्रकाशित हुआ है? तो पंथ की काव्य संग्रह उच्छ्वास जो है कब प्रकाशित हुआ था? तो यह 1920 ईस्वी को प्रकाशित हुआ है।
इसका आंसर जो है बी सही दिया गया है। सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरम के कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि महेंती में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। तो महेंती में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो इसका संधि जो है गुण संधि है। इसका आंसर डी सही है। अत्याचार का संधि विच्छेद करना है। तो अत्याचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद अति जोड़ आचार हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 81 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है? तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इसका आंसर सी सही है। यकृत का वजन 1.5 से 2 kg का लगभग होता है। वृक्क के 2 भागों में बांटा गया है। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। प्रत्येक नेफ्रॉन एक छोटी प्यालीनुमा रचना होती है जिसे बोमेल संपुट भी कहते हैं। गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पांव रखने से पांव की सूजन कम हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? तो पांव की सूजन कम हो जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को ऑस्मोसिस कहा जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही दिया गया है। 83 नंबर प्रश्न है कि अमोनिया सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से क्या होता है? तो अमोनिया सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग करने से क्या होता है? तो इसमें अम्लीय हो जाता है। इसका आंसर बी सही है। अमोनिया सल्फेट नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। अमोनिया सल्फेट अनाद्र शोषी है। इसमें नाइट्रोजन का 21% भाग रहता है। बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में किसने बनाया था? तो बैलिस्टिक मिसाइल यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह बर्नहार्ड वॉन ब्राउन के द्वारा बनाया गया था। इसका आंसर जो है ए सही दिया गया है। मिसाइल मैन से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। भारत का अग्नि 3 इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल के समान है। डॉक्टर बर्नर वॉन ब्राउन ने सैट 5 रॉकेट का निर्माण किया था जिसके द्वारा अपोलो 11 तथा 12 अंतरिक्ष में छोड़े गए थे। 85 नंबर प्रश्न है कि हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो यह पत्तियों और मादा पुष्प क्रम के निश्वास से प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर जो है सी सही दिया गया है। पत्तियां में स्टोमेटा की क्रिया होती है। 86 नंबर प्रश्न है कि हेन सॉन्ग निम्न में से किसे शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है? तो हेन सॉन्ग जो है इसने शिलादित्य के नाम से किसे संबोधित करता है? तो शिलादित्य के नाम से हर्षवर्धन को संबोधित करता है। इसका आंसर जो है डी सही है। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 1606 में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। हेन सॉन्ग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता था। इसने अपना ग्रंथ सेवकी के नाम से लिखा है। किसी संगठन ने इंट्रोडक्टरी वेब पेज निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? तो इसे वेबसाइट कहा जाता है। इसका आंसर जो है डी सही है। इसमें और प्रश्न है कि डब्ल्यू का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेन्यू कहा जाता है। 88 नंबर प्रश्न है कि समान फसलों के उगने के लिए उपयुक्त उर्वरक मिट्टी निम्नलिखित में से कितना पीएच मान होने की संभावना है? तो उर्वरक मिट्टी निम्नलिखित में से कितना पीएच मान होने की संभावना है? तो पीएच मान होने की संभावना 6 से 7 है। इसका आंसर जो है सी सही दिया गया है। इसमें और प्रश्न है कि पीएच मान 0 से 14 तक के होता है। पीएच का मान 7 उदासीन होता है। पीएच का मान 7 से कम अम्लीय होता है। पीएच का मान 7 से अधिक क्षारीय होता है। 89 नंबर प्रश्न है कि दूध उत्पादन में संसार में भारत का सबसे कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें पहला स्थान है। दूसरा स्थान अमेरिका का है। इसका आंसर जो है डी सही है। दूध उत्पादन को श्वेत क्रांति कहा जाता है। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। 1964-65 ईस्वी में सघन पशु विकास प्रोग्राम की शुरुआत किया गया था। 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण शुरू किया गया था। दूध उत्पादन में दूसरा स्थान अमेरिका का है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति का भारत में जनक हैं। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह यकृत को प्रभावित करता है। इसका आंसर जो है सी सही दिया गया है। ट्रेकोमा रोग से आँख प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस से यकृत प्रभावित होता है। घेंघा रोग से गला प्रभावित होता है। ब्रोंकाइटिस से फेफड़ा प्रभावित होता है। मेनिंजाइटिस रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है। पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। 91 नंबर प्रश्न है
कि निम्न में से किसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो भारत में मुस्लिम समाज का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम को माना जाता है। इसका आंसर जो है ए सही दिया गया है। इसमें और प्रश्न है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने की शुरुआत किया था और मुल्तान पर आक्रमण कर दिया था। मोहम्मद गौरी भारत में 2 बार पराजित हुआ था। भारत पर जब मोहम्मद गौरी आक्रमण किया था उस समय चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गढ़वाल वंश के शासक जयचंद थे। पृथ्वी और जयचंद के बीच बहुत खराब संबंध था। जयचंद की पुत्री का नाम संयुक्ता या संजोगिता था। पृथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कपूरी देवी था। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण फारस द्वारा किया गया था। 92 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं। तो ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं। तो ब्रिटेन के नए सम्राट चार्ल्स तृतीय को बनाया गया है। इसका आंसर जो है सी सही है। किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है। तो क्रॉस कोर्ट का जो विमोचन है किसके द्वारा किया गया है। इसका विमोचन जयदीप मुखर्जी के द्वारा किया गया है। इसका आंसर जो है बी सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो इसका अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। इसका आंसर जो है बी सही दिया गया है। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था। 95 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किस गांव को देश का पहला सौर ग्राम घोषित किया गया है। तो सौर ग्राम घोषित किया गया है या किसे घोषित किया गया है। तो या मोढेरा को किया गया है जो गुजरात का है। तो इसका आंसर बी सही है। 96 नंबर प्रश्न है कि चूज द मोस्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स काउच द पोटैटो। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। ए पर्सन हु द वॉचेज टू मच द टेलीविजन हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 97 नंबर प्रश्न है कि ही डाइज कैंसर। ही डाइज कैंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर ऑफ दिया गया है। 3 द पर्सन वेयर द विटनेस डेट इवेंट। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। इसका उत्तर 2 हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है कि चूज द मोस्ट द सुटेबल ट्रांसलेशन। इसमें दिया गया है कि आप वहाँ कितनी देर रहेंगे। तो आप वहाँ कितनी देर रहेंगे। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म सम स्टोल माई वॉच। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। माई वॉच वाज स्टोलन हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।